हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सप्तरी हेल्थ सेंटर। आज हम बात करने वाले मेमोरी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, क्योंकि मेमोरी के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारे बच्चों में बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे होते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम मेमोरी के ऊपर काम करें, ना कि हम बस सेंसरी के ऊपर काम करें, क्योंकि सेंसरी पे काम करने से मेमोरी नहीं बढ़ती है। मेमोरी के ऊपर काम करने से ही मेमोरी बढ़ेगी। तो आज हम समझेंगे कि ऑटिज्म बच्चों में या स्पेशल किड्स बच्चों में या एडीएचडी कंडीशन, डाउन सिंड्रोम या सेरेब्रल पाल्सी कंडीशन में या नॉर्मल बच्चों में भी हम मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या तरीके होने चाहिए। आज हम डिटेल में बात करेंगे कितने तरह की मेमोरी होती है, क्या होता है, कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कौन कौन सी मेमोरी हमें इशू दिख रही होती है, क्या वर्चुअल ऑटिज्म में मेमोरी का यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। सारे क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे। और ये वीडियो शायद मेरी बहुत लंबी हो सकती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को समझिएगा। कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपके हाथ से छूट जाए और शायद बच्चों में आप काम ना कर पाए। तो प्लीज आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से बने रहिएगा। एक एक चीज को मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। मेरी वीडियो को पेरेंट बहुत अप्रिशिएट करते, तो मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर काम कर पा रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी होती क्या है और कैसे क्या क्या हम उस पर काम करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी जरूरी है। देखिए, जब हम मेमोरी के बारे में समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे कितने तरह की मेमोरी होती है। तो हम ये फर्स्ट समझते हैं कि सेंसरी मेमोरी होता है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसमें भी दो तीन चीजें आती है। इसमें आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से समझते जाना है। एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसमें दो तरह की चीजें आती है। जैसे हम कहते हैं कि डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है, इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब इसमें भी दो तरह की चीजें आ जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। अब जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, इसमें एक चीज और आती है प्रोसीजरल मेमोरी। जब भी हम बच्चों के सेंसरी पे काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, तो हम सेंसरी मेमोरी को फोकस नहीं करते, ना ही हम इन सारी मेमोरी को फोकस कर रहे होते। बस हमें दो मेमोरी पता हो रही थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी बहुत सारी चीजें आ रही होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी आ रही होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी आती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी आती है, प्रोसीजरल मेमोरी आती है, एपिसोडिक मेमोरी आती है, सिमेंटिक मेमोरी आती है। ये बहुत तरह की मेमोरी होती है। अब ये इसको समझते हैं। जब भी हम कोई सेंसेस को फील करते हैं, जब भी हम कोई सेंसेस को या स्टिमुलेशन को फील करते हैं बाय सेंसेस, जब भी हम किसी स्टिमुलेशन को, स्टिमुलेशन का मतलब कि जब भी हम एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या स्मेल कर रहे होते हैं, या कुछ मूवमेंट फील कर रहे होते हैं, या कोई वेट उठा रहे होते हैं, अपनी बॉडी का यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या किया, हमने किस सेंसरी का यूज किया, वो हमारा आ जाता है सेंसरी मेमोरी। हमने देखा कि जब भी हमारे बच्चों में सेंसरी इशू का प्रॉब्लम चलता है, तो थेरेपिस्ट और पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि सेंसरी मेमोरी के ऊपर काम नहीं करते। वो सीधे आ जाते हैं कि बच्चे में बस ब्रश रगड़ना है, बॉल कराना है, बॉल प्रेशर कराना है, जंपिंग कराना है, बॉल कैच एंड थ्रो कराना है, रनिंग कराना है, कैचिंग कराना है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम इसके सेंसरी मेमोरी पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेंसरी मेमोरी पे काम करोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव होगी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इंप्रूव होगी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी समझ लेते। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो आप समझ पाते होंगे कि जैसे बच्चों को तुरंत बताया आपने, 10 सेकंड के बाद, 18 सेकंड के बाद पूछ लिया। वैसे तो कहते हैं कि 18 सेकंड का होल्डिंग होना चाहिए बच्चों में जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज करते हैं। तो 18 सेकंड का वेटिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ आपने बताया और बच्चों को 18 सेकंड वेट कराया, तो उसमें यह होना चाहिए कि बच्चा 18 सेकंड के बाद आपको कोई चीज बता रहा है, तो यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी अच्छी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी 18 सेकंड से ऊपर की बात करें, तो ड्यूरेशन इसका बढ़ जाता है। जब ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो यानी हमें समझ में आता है कि कैपेसिटी भी बहुत सारी आ रही होगी, यानी कि बच्चे की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि बात करें कमांड फॉलोइंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, कोई भी काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टेप को फॉलो करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, लेवल इंक्रीज हो रहेंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। या जो हम स्किल्स बेस्ड बात करते हैं कि विजुअल स्किल्स या विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स है, या ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स है, या ग्रोस मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, जितने भी तरह के स्किल्स होते हैं, मल्टीपल स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा होता है जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ आ रहे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब ड्यूरेशन बढ़ रहा होता है तो कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, उसके लेवल भी इंक्रीज हो रहे होते हैं स्किल्स के। अब यहाँ पे ये आता है कि एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करता है। जब आप बहुत अलर्ट होकर किसी चीज को समझते हैं तो एक्सप्लिसिट मेमोरी यूज हो रहा होता है।
जब हम कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चे को जब हम कोई भी चीज़ करवा रहे हैं और वो बार बार रिपीटेशन के साथ कर रहे हैं और उसके मेमोरी में डाल रहे हैं, यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी का यूज हो रहा होता है। कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का मतलब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ मैंने आपको दिखाया, मान लीजिए मैंने ए फॉर एप्पल दिखाया और आपको कभी ए फॉर एप्पल देखा ही नहीं था, तो स्टार्टिंग जब आप करेंगे ना तो उसको कॉन्शियसनेस लेवल पे करेंगे, लेकिन जब आप उसका रिपीटेशन कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, तो वो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजरल मेमोरी। अब प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है कि जब भी कोई स्टेप फॉलो करते हैं आप, जैसे मान लीजिए 4 स्टेप में कोई काम करना बच्चों को, आपने बोला कि गिलास उठाओ, किचन में जाओ, बेडरूम में बेड पे रख दो, फिर मेरे पास आना और हैंडशेक करना, तो ये आएगा इसके प्रोसीजरल मेमोरी में, यानी कि स्टेप फॉलो करने वाली बात। जब स्टेप फॉलो करने वाली बात आएगी तो ही प्रोसीजरल मेमोरी का यूज हो रहा होगा। अब आते हैं हम डिक्लेरेटिव मेमोरी में। डिक्लेरेटिव मेमोरी में जब हम फैक्ट और इवेंट की बात करते हैं, यानी कि तुरंत बात कर रहे हैं कि क्या इसके फैक्ट और क्या इवेंट है। जैसे मान लीजिए किसी सिचुएशन के बारे में आपने पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था अचानक, या यहाँ पे किसी आपने कुछ रिलेटिवली कुछ पूछा, फैक्ट पूछा कि ये इसमें ऐसा क्यों होता है, तो बच्चा एकदम से कॉन्शियस होकर, यानी अपनी मेमोरी का यूज करते हुए बच्चा फैक्ट के बारे में बता रहा होता है। तो हमें ये समझना है कि फैक्ट, अगर बच्चा बता रहा है फैक्ट के बारे में और बच्चा इवेंट कोई इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, तो यानी कि बच्चे का डिक्लेरेटिव मेमोरी अच्छा है। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है, जब स्टेप के बारे में बता रहा होता है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी में 2 चीज़ आ जाती है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है कि जब हम इवेंट के बारे में जानते हैं, इवेंट के बारे में बात करते हैं, या एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, किसी एक्सपीरियंस के बारे में। अब इसको समझते हैं इवेंट और एक्सपीरियंस को। जैसे मान लीजिए कोई हॉलीडे है, ठीक है, कोई हॉलीडे है, ठीक है, या कोई एक्सपीरियंस लिया आपने, कहीं एनवायरनमेंट में गए, कुछ अचानक आपके सामने कुछ हुआ, कुछ जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, या कुछ ऐसा कोई गिर जाता है कहीं से, या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, रास्ते में पार्टी चल रही है कि डीजे बज रहा था, तो ये सारे जो सिचुएशन हैं वो इसमें आ जाएंगे एपिसोडिक मेमोरी में। अब सिमेंटिक मेमोरी में क्या होता है, जब हम फैक्ट और नॉलेजेबल की बात करते हैं, जब मान लीजिए कि आपको पता है कि ए फॉर एप्पल ही होता है, 2 + 2 4 होता है, तो ये आ जाते हैं सिमेंटिक मेमोरी में, यानी कि बच्चा नॉलेजेबल होने लग जाता है, बच्चे को उसको पता लग जाता है कि ये चीज़ें ऐसे ही होने वाली है, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारा सिमेंटिक मेमोरी में। तो ये जितने तरह की मेमोरी है ना, उन सबका हमें यूज करना चाहिए, और कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसा मैंने कहा कि ये सारी मेमोरी के ऊपर काम होना चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए इस मेमोरी पे काम करने के लिए, और क्या क्या तरीके यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम मेमोरी के ऊपर काम करें ना, उससे पहले 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे का जो डाइट है ना वो अच्छा होना चाहिए। पहली बात, बच्चे का डाइट अच्छा होना चाहिए। अगर डाइट अच्छा नहीं होगा तो बच्चे के बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा प्रॉपर वे में, आरबीसी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगा अच्छे से, तो बच्चा जो मेमोरी का यूज करेगा प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूरॉन ही वर्क नहीं करेंगे तो मेमोरी का यूज करके क्या करेंगे। कहते हैं कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को केमिकली पास करने की एबिलिटी में नहीं रहेगा तो मेमोरी का क्या करोगे आप। तो कहते हैं कि अच्छा डाइट करके रखो तो मेमोरी यूज अच्छी हो रही होगी। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बॉडी में कहीं पेन है, कहीं पे फैट बढ़ा हुआ है, कहीं पे बच्चे का लेथर्जी फील कर रहा है बच्चा, या बच्चा इरिटेट है किसी अपने बॉडी मूवमेंट को लेके, तो बच्चा मेमोरी का यूज नहीं करेगा, क्योंकि सारा जो फोकस है उसका कहाँ आ जाएगा, उसकी बॉडी की तरफ आ जाएगा। तो जो बच्चे को होल्ड करना था इन्फॉर्मेशन को, वो होल्डिंग भी रही होगी ना बच्चे के ब्रेन में, तो वो उस मेमोरी का पर्टिकुलर यूज नहीं कर पाएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो डाइट होना अच्छा जरूरी है, एक्सरसाइज करना अच्छा जरूरी है, और स्लीप पैटर्न अच्छा होना बहुत जरूरी है। स्लीप पैटर्न अगर अच्छा नहीं रहेगा बच्चे का, अगर मान लीजिए बच्चा सो रहा है, उठ रहा है, टाइम से नहीं उठ रहा, टाइम से नहीं सो रहा, तो कहीं ना कहीं वो लेथर्जी फील करेगा, वो स्लीपनेस फील करेगा, और फिर बच्चा उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसे आपको चाहिए। तो जब बच्चा रेस्टलेसनेस पोजीशन में रहता है, बच्चा इधर उधर जाएगा, बच्चा इधर उधर फोकस करेगा, तो मेमोरी का यूज नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे में क्या करना चाहिए, पहले सेंसरी मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए। और ये सारी मेमोरी जब लॉन्ग टर्म पे काम करोगे तो ये सारी मेमोरी का यूज हो रहा होगा। एक बहुत अच्छी मेमोरी का, हाँ इसको थोड़ा इस पे पहले मैं बाद में आऊँगा। एक चीज़ और बता रहा था मैं कि डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये बच्चे का अच्छा होना चाहिए। अगर ये बच्चे का अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली, उसकी गट हेल्थ में दिक्कत होगी, इसके मेंटल हेल्थ में दिक्कत होगी, स्लीप अच्छा नहीं रहेगा तो उसके बॉडी डिस्टर्ब रहेगा उसका, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्लीप अच्छा रखे। जहाँ आप उसको जो चीज़ें करवाना चाहते हो उसको ऑर्गेनाइज मैनर में कराओ। जैसे क्लटर नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट में। जब भी मेमोरी का यूज करवा रहे हो तो 4 चीज़ें एक साथ मत मेमोराइज करवाने की कोशिश करो, देखो कि आप किस मेमोरी का यूज कर रहे हो। हम यहाँ पे गलती ये करते हैं कि हम मल्टी सेंसरी के ऊपर काम कर रहे हैं मैम,
मान लीजिए कि हम 4 तरीके से काम कर रहे हैं हम मल्टी सेंसरी के ऊपर, और मेरे बच्चे के सामने क्लटर है, तब तो वहां पे आप मेमोरी का यूज करवा सकते हो। लेकिन अगर मल्टी सेंसरी का यूज नहीं कर रहे हो आप और सोच रहे हो कि बच्चा मेमोराइज करेगा किसी चीज को, तो वो होना ये चाहिए कि वहां पे क्लटर चीजें ना हो। अगर आप मल्टी सेंसरी के ऊपर काम नहीं कर रहे हो और ओनली काम कर रहे हो मेमोरी के ऊपर, तो वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए, डिसऑर्गेनाइज चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सामान फैला हुआ हो, आवाजें चल रही हो, इधर उधर से कोई बुला रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई टीवी चल रहा है घर में, इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। ये जो 2-3 पॉइंट है उसको समझने की जरूरत है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग स्टाइल बच्चे का पता बहुत जरूरी होना चाहिए। बच्चा जब किसी चीज को सीखता है तो लर्निंग स्टाइल कैसा है उसका। लर्निंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कैनेस्थेटिक लर्नर होते हैं बच्चे, टैक्टाइल लर्नर होते हैं बच्चे, या स्क्रिबल लर्नर होते हैं बच्चे, स्टोरी टर्नर लर्नर होते हैं बच्चे, बहुत तरह के लर्नर होते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं बच्चे। बच्चे किस तरीके का बच्चे का लर्निंग स्टाइल है उसके बेसिस पे भी मेमोरी इंप्रूव हो रही होती है। अब पता लग रहा है बच्चे का स्टाइल कुछ चला गया और आप करवा कुछ और रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में उसके दिक्कत होगी। तो ये जो फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से टेक्निक है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है हमें, तब जाके मेमोरी इंप्रूव हो रही थी। मैं अभी एक चीज और समझा रहा था आपको, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के ऊपर अगर काम कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि बच्चे की एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इस पर थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि बच्चे को आपने कुछ कराया, 1 स्टेप में ही कराया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से आप 10 स्टेप ले लेना। आप 1 स्टेप में कोई काम कराइए और उसको पहले दिखाइए कि आप फिजिकली दिखाना चाह रहे हो, फिजिकली करवा के बच्चा परफॉर्म करना चाहता है, या विजुअली करना चाहता है, या ऑडिटरी लेवल पे करना चाहता है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई 1 स्टेप पे काम कराया, बच्चा कैसे सीख रहा है, ये फिजिकली हैंड टू हैंड सपोर्ट के साथ सीख रहा है, यानी कि बच्चे को कुछ करवा के दिखा रहे हो, हाथ से हाथ पकड़ के कुछ करवा रहे हो, जब जाके 1 स्टेप सीख रहा है, या बच्चा देख के ही सीख जा रहा है, विजुअली देख के सीख जा रहा है, या बच्चा बस सुन रहा है और समझ जा रहा है। तो बच्चा फिजिकली समझने की कोशिश कर रहा है, विजुअली समझने की कोशिश कर रहा है, ऑडिटरी लेवल पे समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ लेंगे ना, तो 1 स्टेप जो भी आप करवा रहे हैं उसमें फिर आप 1 स्टेप से 2 स्टेप, 2 स्टेप से 3 स्टेप, 3 स्टेप से 4 स्टेप की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को कोई काम सिखाया, जैसे आपने बोला कि गिलास को उल्टा करो, ये गिलास है और आपने उसको बोल दिया उल्टा करो, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको दिखाया और बच्चा नहीं सीख रहा, तो आपने क्या हैंड्स पकड़ा और उसको बोला कि गिलास को उल्टा करो, ऐसे उल्टा करो, तो बच्चा क्या पता उससे सीख जाए, ठीक है। विजुअली देख ले, क्या बच्चा बस आप दिखा रहे हो, देखो बेटा ऐसे करते गिलास को उल्टा, बच्चा उससे सीख जाता है। कई बार बच्चे को बोलो बेटा गिलास उल्टा मतलब ऐसे उल्टा, तो बच्चा जब सीख जाता है। तो हमारा बच्चा सीख किससे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा तीनों में से किसी से नहीं सीख रहा तो कहीं ना कहीं आपको सेंसरी लेवल पे काम करने की जरूरत है। अगर बच्चा फिजिकली सीख रहा है, हैंड टू हैंड सपोर्ट के साथ सीख रहा है, तो ध्यान रखिए कि हैंड टू हैंड सपोर्ट कितना जा रहा है आपको, आपने उसके हैंड टू हैंड सपोर्ट कितना लिया। मान लीजिए आज आपने पूरा हाथ पकड़ के करवाया, कल आप थोड़ा सा टच करोगे बच्चा उल्टा करेगा, कल आप थोड़ा सा और टच करोगे फिर थोड़ा सा और करेगा, तो बच्चा धीरे धीरे कैसे हैंड टू हैंड सपोर्ट को समझ रहा है। अगर हैंड टू हैंड सपोर्ट को समझ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है। और आपको हैंड टू हैंड धीरे धीरे करके रिलीज करना है। आज आपने 100% हेल्प किया, कल 75% हेल्प कीजिए, फिर 25% हेल्प कीजिए, 10% हेल्प कीजिए, 0% हेल्प कीजिए, और बच्चा एक दिन आएगा इंडिपेंडेंटली करेगा। अब इसी चीज को मेमोरी में कैसे यूज करेंगे, आप पहले क्या किया, आपने जो भी आप फिजिकली बता रहे हो या विजुअली बता रहे हो या ऑडिटरी लेवल पे बता रहे हो, आप देखिए कि इसमें आप होल्डिंग कितना दे रहे हो, बताने के बाद कितना वेट कर रहे हो। तो कोशिश करो 3 सेकंड का स्टार्टिंग वेट करो, 3 सेकंड के बाद तुरंत पूछो, फिर 5 सेकंड वेट करो, फिर 10 सेकंड वेट करो, फिर 15 सेकंड वेट करो, फिर 18 सेकंड वेट करो। ऐसे करते करते आप 1 मिनट की तरफ भी आ सकते हैं, 5 मिनट की तरफ भी आ सकते हैं, 10 मिनट की तरफ भी आ सकते हैं, 1 आवर की तरफ भी आ सकते हैं। और अगर आप बच्चे को 1 स्टेप में भी कोई काम करा रहे हैं ना, तो उसको देखिए कि कितने होल्डिंग के बाद बच्चा उसको परफॉर्म कर रहा है। चाहे आप कोई स्टेप कराना हो, एक्शन इमिटेशन करा रहे हो, चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट इमिटेशन करा रहे हो, चाहे आप कमांड फॉलोइंग करा रहे हो, चाहे आप फिजिकली इमिटेशन करा रहे हो, ठीक है, कमांड फॉलोइंग करा रहे हो, या ऑब्जेक्ट इमिटेशन, एक्शन इमिटेशन या फिजिकल इमिटेशन करा रहे हो, आप उसको करवा क्या रहे हो वो समझने की जरूरत है। अगर इन सब में से आप कुछ करवा रहे हो और वहां पे होल्डिंग देने के बाद, वेट करने के बाद अगर आप कुछ करवाना चाह रहे हो, मान लीजिए आपने कुछ कमांड दिया, आपने बच्चे को बोला कि जाके पिलो लेकर आना है और जाके सोफे के ऊपर रख देना है, ये 2 स्टेप हो गया बच्चे के लिए, पिलो लेकर आना है और सोफे के ऊपर रख देना है। अभी 2 स्टेप बच्चे को आपने दिया और थोड़ी देर वेट किया, फिर बोला कि बताओ मैंने क्या किया था, जाओ करके आओ, मैंने क्या बोला था।
तो यानी कि बच्चा 2 स्टेप कमांड में अच्छा जा रहा है। आपने हैंडसेप किया और नोज टच किया, उसके सामने दिखा दिया, विजुअली दिखा दिया या फिजिकली करवा दिया या ऑडिटरी बोल दिया आपने, और थोड़ा देर वेट किया, फिर बोला कि जाके करके दिखाओ, तो बच्चा अगर वर्किंग मेमोरी उसकी अच्छी चल रही होगी तो बच्चा होल्ड करने की कोशिश करेगा। नहीं करता है तो बच्चे का एक असेसमेंट कराइए, बच्चे का एक लेवल चेक कीजिए, बच्चे का क्या लेवल चल रहा है, उस लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को काम दीजिए और उस देखिए कि क्या लेवल के अकॉर्डिंग हम मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हम लोग ये देखा मैंने कि हर थेरेपी सेंटर में मेमोरी के ऊपर काम हो ही नहीं रहा, और मेमोरी के ऊपर बहुत जरूरी है काम करना, अदरवाइज बच्चे में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो चाहे वो किसी भी कंडीशन का बच्चा हो, चाहे वो वर्चुअल ऑटिज्म हो या किसी भी कंडीशन, ADHD हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, इंटेलेक्चुअल हो या डाउन सिंड्रोम हो या कोई जेनेटिक कंडीशन हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, वो बच्चे के मेमोरी के ऊपर काम होना चाहिए। तो ये मैंने बताया वर्किंग मेमोरी के ऊपर कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे आप ये काम कर रहे हैं ना, आप उसको पहले पास से कर रहे हैं, पहले आप बहुत पास में बैठा के, आप यहाँ पे हो, बच्चा यहाँ पे, पहले आप डिस्टेंस में नहीं लेके जा रहे और यहीं पे होल्डिंग देने के बाद बच्चे से करवा रहे हो। अब आप क्या करो, इसका डिस्टेंस एरिया बढ़ा दो, यानी कि जो काम परफॉर्म करने का था उसका एरिया बढ़ा दो, यानी कि बच्चे डिस्टेंस में जाए और काम को परफॉर्म करे, यानी कि एक कमरे से जाए दूसरे कमरे में जाए, परफॉर्म करे, फिर आके बताए कि आपने उसने क्या क्या किया। यहाँ पे आपने कमांड दे दिया लेकिन परफॉर्म जाके यहाँ पे करना था, यहाँ पे होल्ड करवाया, परफॉर्म यहाँ पे करना था। स्टार्टिंग में तो आप बहुत नियर बाई करवा रहे हो, बच्चे को पास में बैठा के, अपने पास बैठा के, अपने पास खड़ा करके बच्चे को काम करवा रहे हो, वहीं पे होल्डिंग दे रहे हो। धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ाते जाओ और ऐसा डिस्टेंस रखो कि बच्चों को चल कर आना पड़े। वहां पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन वाली भी चीजें होगी, क्लटर होगा वहां पे, और उस क्लटर के बावजूद भी बच्चा अगर आपको परफॉर्म करके दिखा दे रहा है तो यानी कि मेरे बच्चे का वर्किंग मेमोरी अच्छा चल रहा है। अब ये वर्किंग मेमोरी तो मैंने बता दिया आपको कि वर्किंग मेमोरी कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि अगर हमें टेक्निक के ऊपर काम करना है, अगर बच्चे के टेक्निक के ऊपर काम करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है मेमोरी की, जैसे मैंने सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, ये सारी बताया मैंने। तो आपको क्या करना है कि सिमेंटिक मेमोरी, इसेंटिक मेमोरी, ये जितने भी बातें बताई मैंने आपको, उन सब में क्या करना है कि आप ये देखिए कि आपका बच्चे का लेवल क्या चल रहा है, असेसमेंट कराइए इसका लेवल क्या चल रहा है बच्चे का, यानी कि बच्चा 2 स्टेप परफॉर्म करता है कि 3 स्टेप परफॉर्म करता है कि 4 स्टेप परफॉर्म करता है, ये लेवल समझना जरूरी है। एकेडमिक में कौन सा लेवल चल रहा है बच्चे का, ठीक है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। आपका बच्चा कमांड कितना लेता है वो समझना जरूरी है। बच्चे का लर्नर स्टाइल कौन सा है वो समझना जरूरी है। स्किल्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या चल रहा है वो समझना जरूरी है। ये सब हमें असेसमेंट से पता लगता है। तो वो असेसमेंट जो होना चाहिए बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तभी टेक्निक के ऊपर आ सकते हैं आप। नहीं तो हर बच्चे के साथ हर टेक्निक यूज नहीं होते, कोई बच्चा किसी टेक्निक से सीखेगा, कोई बच्चा किसी टेक्निक के साथ सीखेगा। तो आपको क्या करना है कि जो जैसे हम कहते हैं कि राइट थिंग्स डाउन, यानी कि बच्चा जो भी करे उसको लिखे, लिख लिख कर करने की कोशिश करे तो बच्चा सीखता है। ये एक टेक्निक होता है। एक चंकिंग मेथड टेक्निक होता है जिसमें बच्चा क्या करता है कि चीज़ों को ब्रेक करके कोशिश करेगा। मान लीजिए 4 स्टेप में कोई काम दिया, आपने बच्चे को पहले 1 स्टेप में ब्रेक करके बता दिया, तब जाके बच्चा सीख जाता है। लेकिन एकदम से 4 स्टेप देंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो ब्रेक करके दे सकते हैं, लेकिन फिर से आपको 4 स्टेप पे ही आना है, छोटा स्टेप नहीं करना, यानी कि स्मॉल स्टेप नहीं करना, स्टेप को ब्रेक करके फिर से स्टेप बड़ा कर दीजिए। तो चंकिंग मेथड का यूज करता है बच्चा, ठीक है। और जैसे हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लेते हैं, प्रैक्टिस, यानी कि बच्चा बार रिपीटेशन मिल रहा है तो बच्चा सीख पा रहा है, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। कई बार बच्चे के साथ सुपीरियर फोकस का यूज करना पड़ता है, ये एक टेक्निक होता है। सुपीरियर फोकस का मतलब ये होता है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा फोकसली अटेंड करे, यानी कि कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जो आप समझाना चाहते हो उसी को ही बार बार रिपीट करो। 10 चीज़ें उसमें मत बोलो, 4 चीज़ें मत बोलो कि हाँ 10 चीज़ें बोल दी और आपने सोचा कि बच्चा परफॉर्म कर जाएगा। जो आप स्पेसिफिक समझाना चाहते हो वही बस बोलो, और वो वर्ड के ऊपर देखो कि कितना आप जोर डाल रहे हो। तो जो भी फोकस करवाना चाहते हो उसको सुपीरियर लेवल पे लेके जाना पड़ता है। बच्चा जो कर पा रहा है, जो कर रहा है बच्चे को, उसको बोलो कि अब वो आपको समझाए, ठीक है। टेस्ट लेने की कोशिश करो, टेस्ट से भी बच्चे सीखते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक तरीका होता है। बच्चा उसको मेमोराइज करने की कोशिश करता है कि आपने मुझे कैसे सिखाया था, सेम टू सेम आपको मॉडल बन के वो आपको सिखा रहा होगा, टीचर बन के आपको वो सिखा रहा होगा। तो इससे भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जब भी स्टोरी टेलिंग मेथड से भी सीखने की कोशिश करते हैं बच्चे, ये भी एक टेक्निक होता है। जैसे मान लीजिए कोई 4 स्टेप में बताया, अब आप उसको बोलेंगे ना कि जैसे कैट मिल्क पीती है, मिल्क पीने के बाद वो घर में आती है, मम्मा के पास आती है, फिर मम्मा के पास सो जाती है, फिर पापा के पास जाती है, पापा से पैसे ले लेती है। ये जो स्टोरी है ना वो बच्चा जल्दी कनेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू कि आपके कमांड। तो जो भी आप कराना चाह रहे हो याद, उसको एक स्टोरी टेलिंग मेथड में लेके आइए और उसको देखिए कि वो बच्चा जनरलाइज कर पाए, यानी कि मेमोराइज कर पाए उस स्टोरी को।
बच्चा इमेजिनेशन में लेकर आ पाए। बच्चा स्टोरी करता है लेकिन इमेजिनेशन नहीं कर पाता ना, तो बच्चा उस चीज को याद नहीं रख पाता। तो उसको स्टोरी टेलिंग मेथड में कराना जरूरी, ताकि उसको इमेजिनेशन में लेकर आ पाए बच्चा। जो भी आप करवाना चाह रहे हो उसको बोलो कि लाउड बोलो, ठीक है, लाउड बोल बोल के पढ़ो, या जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करने की करवाओ, कि जो भी राइट करवा रहे हो उसको फास्ट राइट करवाओ, ताकि बच्चा जल्दी जल्दी मेमोराइज करने की आदत बने उसकी। जो भी आप कराना चाहते हो उसको बोलो लाउड बोलने के लिए, ठीक है। तो इससे भी बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। रीजनिंग करो उस बच्चे से, बार बार क्वेश्चनिंग करो कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। जितना ज़्यादा बात करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, बच्चा उस तरीके से सीखने की कोशिश करता है। तो मेमोरी के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। एक्रोनिम्स है, ये भी एक टेक्निक बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें हम बच्चे को जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कैट बाहर गई, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको CBG कर दूंगा। अब मैं CBG कर दूंगा तो बच्चा उसको कनेक्ट कर जाएगा CBG, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चा करने की कोशिश करता है। तो CBG से बच्चा याद रख पाएगा कैट बाहर गई, जिसे हम कहते हैं निमोनिक्स भी कहते हैं कई बार। तो निमोनिक्स का भी मेथड बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा, निमोनिक्स का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी जब आप कुछ स्टोरी करवा रहे हो या कोई भी बातें बुलवा रहे हो तो उसको दूसरे तरीके से कनेक्ट करा दीजिए। तो इससे भी बच्चा, निमोनिक्स से भी बच्चा बहुत याद रखने की कोशिश करता है। तो मेरे जो टेक्निक है उसको लिख लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे अभी बहुत सारे टेक्निक है। शायद मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं आपको और डे बाय डे बताता रहूँ। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, है ना। और दूसरी चीज़ की मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप ये पहले समझिए कि मेमोरी को कैसे यूज करना है बच्चे के साथ। कोई भी काम करवा रहे तो मेमोरी को ध्यान में रख के करवाइए, प्रोसीजरल मेमोरी को ध्यान में रखिए, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, सबको ध्यान में रखिए। अदरवाइज क्या होता है, हम खूब रटवाते जाते, बोलते जाते, बच्चा परफॉर्म नहीं करता और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। लेकिन अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिविटी में सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा बिहेव कर रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मेमोरी में आपके इन्फॉर्मेशन को नहीं बैठा पा रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि दिक्कत चल रही है, तो ऐसा काम कीजिए कि आपकी बातें उसके मेमोरी में होल्ड हो पाए, और उस मेमोरी में जब होल्ड हो पाएगी तो ही उसको परफॉर्म करेगा बच्चा। तो कोशिश करो कि मेमोरी के इस टेक्निक को समझो और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।